गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम। काफी दिन से मैंने नहीं किया था सवाल, तो आज हम करते हैं सवाल, और सवाल हम आपसे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे। आप अब ये नहीं कह सकते कि काफी सवाल आप करते हैं, काफी दिन से नहीं किया सवाल। फरमाइए, पूछिए कहना था यहाँ पर। पूछिए। ओके तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को 3 लफ्जों में आपने करना है डिफाइन। सो व्हाट आर दोज 3 वर्ड्स इन व्हिच यू कैन डिफाइन पाकिस्तान। अपने प्यारे मुल्क को 3 अल्फाज में आपने करना है डिफाइन। तो पहले हम जरा सबीन की तरफ ये सवाल लेकर चलते हैं। सो 3 लफ्जों में पाकिस्तान को डिफाइन कीजिए। पाकिस्तान को 3 लफ्जों में, अगर 3 लफ्ज अचानक से मेरे जहन में आ रहे हैं तो वो है जी ब्यूटी, डाइवर्सिटी और हॉस्पिटलिटी। दैट्स नाइस। तो यही सवाल आपसे भी है। आपने करना ये है कि जो फौरन से आपके माइंड में 3 लफ्ज आते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 3 नए लफ्ज, जो सबीन ने कहा है वो नहीं, 3 नए लफ्ज अपने जहनों में लेकर आइए और उन 3 लफ्जों से एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है पाकिस्तान आपके लिए। सो वो 3 लफ्ज आपने हमें करने हैं व्हाट्सएप। हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर हम शेयर भी करें। आपने मुझसे पूछा नहीं है ना जी, आप बताइए कि 3 लफ्जों में आप पाकिस्तान को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके सो अगर मैं पाकिस्तान को 3 लफ्जों में डिफाइन करूं तो मेरे लिए पहला होगा लैंडस्केप, दूसरा होगा वेदर, हाँ, और तीसरा होगा फूड। फूड वैसे, हाँ फूड तो वैसे ऐड होना चाहिए। तो 3 आपने बताया, 3 मैंने बता दिए, 6 हो गए। 6 हो गए। और भी बहुत आधा दर्जन हमने बता दिए हैं, बाकी दर्जनों अल्फाज का चुनाव आपने करना है। आपने खुद करना है, ठीक है। तो आपने हमें बताना है, और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है, आप हमें पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। लेट्स सपोज आपने लैंडस्केप की बात की है, कोई आपको बहुत खूबसूरत जगह लगती है, आप उसकी पिक्चर भेजेंगे और आप कहेंगे कि ये जो नज़ारा है इसको मैं पाकिस्तान कहूँगा। और इसके अलावा बहुत सारी और भी कोई ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे, आप उसके थ्रू भी, तो अपने अपने तरीके से आपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना है। सो ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपनी क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं ना ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में, कि हम शायद अपने इर्द गिर्द ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे होते। और ये जो ब्लेसिंग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे पास इस वक्त मौजूद है, वो हमारा एक आज़ाद मुल्क है। एब्सोल्युटली। तो ये जो मिट्टी है हमारी, जो धरती है हमारी, जो प्यार है हमारा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने सोचा कि आज हम ये एक इनिशिएटिव लेते हैं कि 3 लफ्जों में आप कीजिए पाकिस्तान को एक्सप्लेन, जो कि सबीन ने कहा कि वो तस्वीरों की सूरत में भी हो सकता है। सो हमें अगर ना भी भेजें, जस्ट शेयर इट with the world around the globe on social media. Absolutely. अब तो क्योंकि देखिए हम ग्लोबली कितने कनेक्टेड हैं, कितना आसान हो गया है, तो पाकिस्तान का इमेज आपने किस तरह से दुनिया तक पहुंचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारे जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जान जोखों में डालते हैं इस तरह से भी, क्योंकि वेदर के क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर ऑब्वियसली बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, बट स्टिल वो वहाँ पर जाते हैं इक्विपमेंट के साथ और कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, टूरिज्म का स्कोप यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शौक तो उनका है, बट उस शौक में उन्होंने पाकिस्तान को ऐड कर दिया है कि पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। सो हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे आज तमाम ट्रैवल व्लॉगर्स। एब्सोल्युटली। और स्पेशली वो ट्रैवल व्लॉगर्स जो कि कंटेंट क्रिएट इस अंदाज से करते हैं कि वो कुछ नया करने की तलाश और जुस्तजू में रहते हैं। यानी वो जो ऑलरेडी कंटेंट होता है सिर्फ उसकी तलाश में या उसको दोबारा से क्रिएट करने में नहीं, बिकॉज हम ज़ाहिर बहुत से ट्रैवलर्स को देखते हैं कि किसी का कंटेंट देखकर आप सिर्फ वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन अपना कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे होते। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे व्लॉगर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो कि नई जगहों पर जाते हैं या ऐसी पुरानी जगह पर जाते हैं जिससे मुतालिक बात ही नहीं हो रही होती, आंखों से ओझल हो चुका होता है, या आहिस्ता आहिस्ता या वक्त के धारे ने उसे किसी और अंदाज से हमारे सामने ला खड़ा किया होता है। जैसे कि पिछले चंद रोज से मैं देख रहा हूँ कि जो तरबेला डैम का आसपास का इलाका है, वो जो गांव है, बहुत वायरल हुआ है। कहा ही जा रहा है कि बिल्कुल फेरी मीडोज की एक कॉपी है, जिस तरीके से वहाँ का एक लैंडस्केप है। तो ज़रा वो वेदर डिपेंडेंट होता है, और उस मौसम के एतबार से हम उस पर बात भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, हमने तो मेरे ख्याल बहुत सारी बातें शुएब कर ली हैं, अब जरा ऑडियंस पे छोड़ते हैं और ऑडियंस हमें बताए कि किस तरह से आप पाकिस्तान को डिफाइन करेंगे। और वही वाली बात शुएब की कि हमें ना भी बताएं बेशक, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने सोशल मीडिया पे आज ये आपने हित करना है अपने साथ कि आपने पाकिस्तान को अपने अपने तरीके से दुनिया को दिखाना है, हमारा बेसिकली रियल image. Absolutely. Let's take a break. We'll be right back. This is Rising Pakistan.
हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियां पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानता है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में जब हम देखते हैं बहुत से इदारे काम कर रहे होते हैं, स्पेशली फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या डिफरेंट शोबों में, उसमें तालीम भी है, उसमें सेहत भी है, उसमें सोशल वेलफेयर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, और उसमें अक्सर हम ये देख रहे होते हैं, चूँकि बहुत से इदारे काम कर रहे होते हैं तो आपको समटाइम्स समझ भी नहीं आती अच्छा कौन सा इदारा किस जगह पर काम कर रहा है, किस डोमेन में काम कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको भी उस तरीके से अंदाज़ा नहीं हो रहा होता
कि अच्छा किस इदारे से कनेक्ट हो जाएं, किसको वो पैसे भिजवाएं ताकि वो सही जगह पर पहुंच पाएं। अब ऐसे में आज हम एक ऐसे इदारे की बात करेंगे जो गुज़श्ता 17 सालों से पाकिस्तान में इस अंदाज से काम कर रहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फॉर दैट मैटर जो इदारे भी हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान में जो मौजूद इदारे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनको मदद फराहम करके वो काम में अपना एक सपोर्ट सिस्टम में हिस्सा डाल पाते हैं। जिस इदारे की हम बात करें जो उसको लेकर चल रहे हैं, सैयद हसन अली, आज हमें उन्होंने ज्वाइन भी किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट टू हैव यू हसन। हसन, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, 160 से ज़ायद पाकिस्तानी इदारों के साथ आप लोग इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि ये आइडिया कैसे आया, किस तरीके से आपने काम का आगाज़ किया? सो बेसिकली आई केयर 2008 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था, और उस वक्त जो हमें जब इस्टेब्लिश किया गया तो उस बात का इदराक तो था कि पाकिस्तान जो है दुनिया में मुखय्यर तरीन ममालिक में से आता है, लेकिन मसला ये है कि कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो फिलैंथ्रोपी हो रही है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं हो रही है, और जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और लोगों का ट्रस्ट एक है जो कि उसमें लोग जो है वो थोड़ा सा फुकदान। तो हमने जब आई केयर इस्टेब्लिश किया तो आई केयर जो है वो डोनर्स को बेसिकली कनेक्ट करता है पाकिस्तानी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है। तो डोनर्स के कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं कि जो वो डोनेट कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि उनको डोनेट कहाँ पे करना चाहिए, कौन से ऐसे मुस्तनद और काबिल एतबार इदारे हैं जहाँ पे वो डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि जहाँ पे वो डोनेट कर रहे हैं क्या वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरा ये कि जिन ममालिक में, जिस तरह आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेसिफ़िकली, तो वो अपने लोकल कोई इंटरनेशनल जहाँ पे जिस मुल्क के अंदर भी वो रहते हैं वहाँ का कोई लॉ तो वायलेट नहीं हो रहा है, वो कंप्लाइंट तरीके से डोनेशन दे रहे हैं। तो आई केयर इन तीनों चीज़ों का जवाब है। तो और क्योंकि आई केयर जो है पहला कंसर्न कि आई केयर के पास 160 से ज़्यादा वेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि आई केयर का पूरा एक तफसीली एक जांच पड़ताल करने का तरीका है जिसके तहत हम उसको ऑन बोर्ड करते हैं। दूसरा कंसर्न ये कि जो पैसे डोनेट किए जाते हैं क्या वो वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आई केयर जब डिसबर्स करता है डोनेशन ऑर्गेनाइजेशंस को तो उसका एक पूरा डिटेल्ड फंड यूटिलाइजेशन प्लान हम इदारों से लेते हैं, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और फिर रिपोर्टिंग भी लेते हैं चैरिटीज़। तो हसन, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्व करना है और इसी पर्पस के लिए स्पेसिफिकली काम करना है? सो ख्याल तो हमारे फाउंडर को आया जो कि फ़र्रुख कैप्टन साहब हैं, जो अब उनका इंतकाल हो गया है। फ़र्रुख कैप्टन जो है पाकिस्तान कराची में स्पेसिफिकली बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था, फैमिली उनकी बिज़नेस से वाबस्ता रही, और ना सिर्फ बिज़नेस में उन्होंने अपना जो है नाम बनाया बल्कि फ़िलैंथ्रोपिस्ट भी बहुत बड़े हैं वो पाकिस्तान के अंदर। तो उनका ये था, यही वाला जो मैंने आपसे इनिशियली अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में जनरोसिटी तो है, लेकिन जनरोसिटी को सही तरीके से चैनल करने किस तरह किया जा सकता है। सो उनका ये जो था वो ख्वाब था कि हम इसको किस तरह से कर सकें। तो उन्होंने ये इदारा जो है उस वक्त आगाज़ किया था 2008 में। उस वक्त बहुत 3, 4, 5 इदारों के साथ हुआ था। अब माशाल्लाह जो है वो 17 साल में 160 से ज़्यादा इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या स्टैट्स हैं आपके पास इन 17 सालों में जो 160 इदारों के साथ काम आपने किया, कितने फ़ंड्स आए पाकिस्तान में? सो अभी हमारा पोर्टफोलियो $60 मिलियन का पोर्टफोलियो हमारा है, जिसमें हमने तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को जो है वो जिनको फ़ायदा पहुंचाया है इन 17 साल में। और क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि शुरू में जो है वो इदारे कम थे, लेकिन अब जो हैं क्योंकि हमारा जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं उस तरह से हमारा इम्पैक्ट भी उसी तरह से बढ़ रहा है। अच्छा, और ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि जहाँ भी आप फंड्स दे रहे हैं वो बेहतर तरीके से उसको आगे यूटिलाइज़ भी कर रहे हो, क्योंकि एक पर्पस के लिए जब काम हो रहा होता है तो फिर उसमें ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी देखनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। शफाफियत को किस तरह आप लोग मेक श्योर करते हैं कि आप टीम्स किस तरह से आपकी काम करती हैं? बिकॉज जितना आप बड़ा नंबर बता रहे हैं उसको मॉनिटर करना, इवेलुएट करना, वो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। सो देखें,
शफाफियत में के बात करें, मैं उस तरह से एग्जांपल देता हूँ उसकी, जिस तरह आजकल होता है ना कि गूगल का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो मैं कहता हूँ कि हमारा 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि एक पहला ये कि जब इदारा हमारे साथ ऑन बोर्ड आता है, तो ऑन बोर्ड जब आता है उससे पहले हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसके अंदर ये इंश्योर करते हैं कि उसके फाइनेंशियल कंट्रोल्स सही हैं, उसके गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस सही हैं, उसके बोर्ड मेंबर्स की वेटिंग करते हैं और उसकी प्रोग्राम की क्वालिटी को देखते हैं। और जब हम हमारे एक स्कोर कार्ड है उस पर हम उसको रन करते हैं और अगर वो क्वालिफाई करता है इदारा, तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम इसको ऑन बोर्ड कर रहे हैं इदारे को। पहला तो चेक ये हो गया। दूसरा ये कि डिसबर्समेंट से पहले जो है वो डोनर की ख्वाहिश के अलाइनमेंट में वो एक प्लान जो हमारे पास आता है वो सबमिट होता है कि हम इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। देन आफ्टर दैट वी मेक श्योर कि 1 साल बाद कि जब वो पैसे यूटिलाइज़ हो गए हैं तो इदारा बताता है कि इस तरह से कुछ अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ कि कॉस्ट में तब्दीली आ गई या कुछ टाइम डिलेज हो गए वटेवर, सो वी रिपोर्ट बैक टू द डोनर ऑल्सो। सो दिस ये एक तरह से ना एक वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिसमें डोनर की भी सेटिस्फैक्शन रहती है। अच्छा, आपने इससे एक टर्म यूज़ की स्ट्रक्चर्ड फिलांथ्रोपी, और चूँकि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बड़े अरसे से बात करते आ रहे हैं, स्पेशली जो सैलाब 2-3 साल पहले, उसके बाद से इस पर ज़्यादा आवाज़ भी उठी कि ये ना हो कि एक तरह की इमदाद एक ही जगह पर पहुंच जाए और एक और ऐसी जगह हो जहाँ पर कुछ भी ना पहुँचे, कोई ना पहुँच पाए। इसकी एग्जांपल लास्ट ईयर भी हमने देखी कि स्पेशली एक स्पॉट था जो कि एक गांव था बिश्नई, वहाँ पे इतनी ज़्यादा इमदाद पहुँच गई कि वो ज़रूरत नहीं थी उनको उन चीज़ों की। एट द सेम टाइम बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पर नहीं लोग पहुँच पा रहे थे। तो क्या इस पर भी आप लोग काम करते हैं कि जब इतने ज़्यादा इदारे आपके साथ काम करें तो आप देख रहे हो कि अच्छा जो इमदाद आ रही है वो इस तरीके से जाए कि हर जगह पर पहुँच जाए, ये ना हो कि कुछ स्पेसिफिक इदारे या कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में ही वो पहुँच रही हो? इसमें सबसे की जो चीज़ होती है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है। अब और उसमें टाइम सेंसिटिविटी भी होती है। अगर कोई सैलाब आया है तो उसमें इमदाद की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादातर जो है इस तरह की सिचुएशंस में हुकूमती इदारे जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल तो नहीं करते, आई मीन उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो फिर इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू रेलेवेंट उसमें। अब वो ये कि कितना एफिशिएंटली वो हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा 2022 के फ्लड्स के अंदर जब आए थे पाकिस्तान के अंदर, और हमने एक 2-3 विलेज को आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कि अगर कोऑर्डिनेटेड अगर तरीके से काम किया जाए तो हम उस चीज़ को इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं, रादर देन कि हम उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने साइलोज़ में काम करें। तो यहाँ पे भी इस तरह के इदारे का एक देयर इज़ अ वैल्यू फॉर इट। और देखिए बहुत से इदारे जो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि शायद उनको ज़रूरत भी नहीं होगी आपकी, कि ऑलरेडी उनके डोनर्स हैं, ऑलरेडी वो इतना अच्छा काम कर चुके हैं, नाम बना चुके हैं। सो एट दैट पॉइंट ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको कि अच्छा नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि डोनर्स को लेकर आए और कनेक्ट कराए, जब ऑलरेडी इदारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, डोनर्स हैं उनके पास? बिल्कुल डोनर्स हैं। मैं इसको 2 हिस्सों में इसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो चैरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि जिस तरह आपने कहा कि इदारे हैं वो वेल एस्टेब्लिश इदारे हैं, उनकी अपनी इंटरनेशनल जो फंड रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है वहाँ पे, तो वहाँ उनके डोनर्स जो हैं वो उनको ख़ास तौर पे समंदर पार पाकिस्तानी जो डायस्पोरा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो उनको बड़ा बेफिक्री के साथ वहाँ पे डोनेट करें। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं या इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वहाँ पे कि वो दुनिया भर में इंटरनेशनल अपने फंड रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना सकें, तो उनको आई केयर जो है एक एक्सेस देता है। हमने एक तरह से डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है उस एक्सेस के लिए, वरना तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक इदारा जो है इस पोजीशन में आता है कि अब वो सोचे इस बारे में कि हमने इंटरनेशनल एंटिटी इस्टेब्लिश करनी है ताकि हम अपने ग्लोबल डोनर्स को भी फैसिलिटेट कर सकें। दूसरा जो मेरे जवाब का हिस्सा है वो डोनर की तरफ से। डोनर्स भी जो हैं, क्योंकि अगर मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं हर उसके प्रॉब्लम का जवाब ये कहूँगा कि हम करेंगे, हम एक डोनर्स हमें एक थर्ड पार्टी के तौर पे भी देखते हैं, कि ऐसा इदारा जो कि गैर जानिबदार है, जो कि डोनर मुझसे खुल के डिस्कस कर सकता है कि मैं इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहता या मैं इस तरह के इदारों को सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऑप्शंस हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से भी कुछ चुन के बता सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं, या हम फर्दर रिसर्च कर सकते हैं उनके लिए और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उनके
उसके हिसाब से domains काम में काम करें। करें। बिल्कुल अच्छा, domain बट में। स्टिल देखें यही होता है कि डोनर जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक टर्म के लिए आपको एक फंडिंग दे रहा है ना, लाइफ टाइम तो नहीं दे रहा होता। तो उसमें भी ये होता है कि कोई भी इदारा है वो जितना मर्जी इस्टेब्लिश है उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, और वो एक प्रोजेक्ट कर रहा है तो फंडिंग मिलेगी तो 2 करेगा, 3 मज़ीद करेगा, चाहिए, 4 हाँ। करेगा, जी, जी। 10 कर रहा है तो डबल हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी ऑब्वियसली काम तो करना ही है। हसन, कौन सी ऐसे इस वक्त फील्ड्स हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि जिन पे सबसे ज़्यादा डोनर इंटरेस्टेड है? क्या क्लाइमेट पे ही इस वक्त सबसे ज़्यादा काम हो रहा है कि फंडिंग क्लाइमेट के लिए ही अवेलेबल है ज़्यादा? देखिए, इसमें जो है कि लोग जो हैं हर तरह के डोनर्स हैं, हर तरह के डोनर्स हैं, और वो हर तरह की चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं। और जिस तरह आपने क्लाइमेट की बात की, तो क्लाइमेट में एक डिफरेंट तरह का रुझान है। डोनर्स बिल्कुल देना चाहते हैं क्लाइमेट के अंदर, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर्स हैं, वो डिफरेंट उनकी सोच है डोनर्स की। और हमारे यहाँ क्लाइमेट के हवाले से जो गुफ्तगू है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। हालांकि पाकिस्तान जो है ऐसा मुल्क है जो कि क्लाइमेट से बहुत हद तक मुतासर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह के क्लाइमेट रेडी प्रोजेक्ट्स नहीं हैं इदारे जिस पे इन्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो होती है कि डिज़ास्टर आने के बाद रिलीफ की बात करते हैं, प्रिवेंटिव चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करते। इसका मवाजना अगर हम बांग्लादेश से करते हैं तो बांग्लादेश में जो है वो, क्योंकि उसकी एक तारीख़ है कि पिछले काफ़ी सालों से जो है वो फ्लड्स और उसने उसको वो किया, तो दे हैव इवॉल्व देयर इकोसिस्टम इन अ वे कि वहाँ पे जो है वो बेहतर, हाँ, तो डोनर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है वहाँ पे जाने के लिए। रहा सवाल डोनर्स के इंक्लिनेशन का, तो डोनर्स मेरा पर्सनल व्यू ये है कि डोनर्स जो हैं ज़्यादातर जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिस तरह होता है ना कि फ़ौरन से मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, फ़ौरन से चीज़ आ जाए। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि कि फूड सिक्योरिटी या किसी को खाना खिला दिया, किसी को राशन प्रोवाइड कर दिया, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान इस तरफ होता है। वो रिलीफ वर्क पे ज़्यादा रुझान, रिलीफ वर्क पे ज़्यादा होता है। आई थिंक वो डोपामिन रश में मिलता है कि फ़ौरन से हो गया। आप देखें, एग्जाम्पल लें तालीम की, तो किसी भी तालीम से जो है वो यकलख रिजल्ट्स देर पा होते हैं। हाँ, तो यकलख तब्दीली तो नहीं आ सकती ना, तो उसमें तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन धीमी अंदाज में आएगी, चाहे वो तालीम है, चाहे वो किसी को आप हुनर फराम कर रहे हैं। तो हम अगर देरपा उसकी बात करते हैं तो उसमें या तो आप सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं या तो आप ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे उसको तालीम दे के, चाहे उसको हुनर दे के, चाहे जो है आप अपने ऐसे डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि आप एम्पावर कर रहे हैं उस सेक्टर को, उस तबके को जो कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड है एक तरह से पाकिस्तान में। तो क्या आप इस तरह भी काम करते हैं कि जितने डोनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो आपसे कनेक्ट होते हैं उनको गाइड भी करें कि वो ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक एलिमेंट है, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें कि फिर रोज़गार के मौके बढ़े। जैसा सबीन ने कहा, क्लाइमेट चेंज इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप डोनेट ना कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, हम अक्सर टर्म यूज़ करते हैं ना कि मछली पकड़ना सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो कुछ इस तरह की भी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी आप लोग प्रमोट करते हैं, उनको भी फंड ज़्यादा दिलवाने ऐसे इदारे जो इस पर काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं और उसके हिसाब से हम जो है वो डोनर्स को पिच कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह देखिए डिमांड सप्लाई का वो है, अगर डोनर्स की तरफ से डिमांड होगी कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट्स करने, तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होंगी। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रुझान जो है वो उस तरफ शिफ्ट होना चाहिए कि देर पा उसके लिए जो हम प्लस आपने वो अच्छा पॉइंट रेज किया ना कि देखिए प्रोजेक्ट्स ही नहीं हैं। अब जब प्रोजेक्ट ही नहीं है तो उसमें लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? ऑर्गेनाइजेशंस अगर काम ही नहीं कर रही उस डोमेन में, जो इस तरह क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, सिर्फ बातें करना या एक वॉक या सेमिनार, दैट्स नॉट इनफ। अगर आपके पास वाकई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, कोई सोल्यूशन है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि डोनेशन चाहिए, देन यू कैन वर्क एक्चुअली, कि फिर आप पिच कर सकते हैं डोनर्स को कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, इस पर आप इन्वेस्ट करें। जब वो प्रोजेक्ट ही अवेलेबल नहीं है ऑन ग्राउंड या उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर ज़रा कोई इस पर इन्वेस्ट करेगा नहीं। अब ऐसे में जो पाकिस्तान डायस्पोरा स्पेसिफिकली, आप ज़रा बताइएगा, जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, जो पैदा ही वहीं पे वहीं की जंपल है, उनको इस तरफ राग़िब करना, कि पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन तो है, बहरहाल रूट्स पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना। हाउ आर यू वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर जनरेशन? सो देखें, पहली जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, वो लोग जो कि हिजरत करके गए थे,
एक रिसर्च भी है डॉक्टर आदिल नजम की, जिसमें उन्होंने उसका तफसीली एक उसका वो भी किया है कि और उनके हिसाब से मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 80% लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो कि फर्स्ट जनरेशन के पाकिस्तान में डोनेट करते हैं, लेकिन वो नंबर ड्रॉप हो जाता है 58% पे जब वो सेकंड और थर्ड जनरेशन पे बात करते हैं। एक तो ये कि वो एक तो आइडेंटिटी का वो है इसके अंदर आंसर के वो लोग अपने आप को, जो सेकंड जनरेशन वाले हैं, शायद अपने आप को पाकिस्तान की आइडेंटिटी थोड़ी सी वहाँ पे वीक हो जाती है वो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक इस्लामाबाद में बैठे हुए इंसान से मुख्तलिफ होंगे अगर वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। अभी जिस तरह रिसेंटली लास्ट ईयर अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन चल रही थी और उस वक्त इत्तफाक से मैं अमेरिका में ही था, तो मैं बात कर रहा था न्यूयॉर्क डिफरेंट लोगों से, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये लोग अपने आप को न्यूयॉर्कर ज़्यादा पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिकॉज उनके जो मसाइल हैं दे वर लाइक रियली इनटू दैट। और ये एक वजह है कि आइडेंटिटी के, क्योंकि अब सेकंड और थर्ड जनरेशन में तो और वो जो लिंक है वो वीक होता जा रहा है। एक तो वजह यही है, और दूसरा ये है कि जो इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि रिलाई करते हैं उस फंडिंग के ऊपर, उन लोगों की फंडिंग के ऊपर, वो अभी उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, टैप नहीं कर पा रहे। सेकंड और थर्ड जनरेशन की जो ज़बान बोलते हैं, वो जिस तरह की चीज़ों को जिस तरह के सवालात तो पूछते हैं उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं अभी, या डिलिबरेटली या उन्होंने सोचा नहीं है इस बारे में। मे बी वो स्किल भी नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। हाँ, क्योंकि 20 साल बाद, 10 साल बाद जो है, अब जो बड़े चेक्स आज जो लिख रहे हैं, 20 साल बाद वो लोग बड़े चेक्स नहीं लिख रहे होंगे, वो अगली नस्ल लिख रही होगी। तो ज़रूरी है कि कनेक्ट करें उन लोगों के साथ, तो उनकी मैसेजिंग क्या है, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, कौन सी ज़बान बोलनी चाहिए, क्योंकि पहले जो पुरानी जनरेशन में ज़्यादा वो देखा गया कि दिल से दे रहे हैं, होता है ना कि इम्पैक्ट के बारे में बात ज़्यादा नहीं हो रही है, कि ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि अच्छा इसका वैल्यू फॉर मनी क्या है, इसमें ROI क्या होगा, वो कह रहे हैं कि यार मैं इस बंदे को जानता हूँ, डोनेट कर देता हूँ, ये बंदा जो है सही चलाता है, इदारा चला देगा। तो वो वो एक ट्रस्ट के ऊपर था, वहाँ पे थोड़े से लॉजिकल सवालात भी आते हैं। सो वो इदारों को बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा पिवट करना चाहिए कि उस तरह के डोनर्स के साथ रिपोर्टिंग भी अपनी उस तरह करें और उनके साथ कम्युनिकेशन भी उस तरह करें। यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कैसे आप प्रमोट करें? बिकॉज हमारी यंग जनरेशन के पास अब थोड़े डिफरेंट आइडियाज़ हैं, बजाय इसके कि अब सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो एक कॉन्फ्रेंस जैसे शोएब ने बात की कि वो काफ़ी नहीं है। आई मीन वहाँ पर डिस्कशंस हो जाती हैं कि कैसे बेहतर हो सकती हैं चीज़ें, बट एट द सेम टाइम इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो वो चीज़ें, मतलब वो सिर्फ डायलॉग के हद तक चीज़ चली जाती है। सो नए आइडियाज़ कि अगर क्लाइमेट पे बात हो रही है तो वो डिफरेंट तरीके से बात हो जाए, या किसी और टॉपिक पे बात हो रही है तो वो डिफरेंट आइडियाज़, इसको किस तरीके से आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, हमने ये ज़रूर देखा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो इदारे जो कि जिनको यंग लोग लीड करते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वो बहुत दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये इस पर तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किस तरह से बाहर जाते हैं, किसी और मुल्क में जाके पढ़ रहे होते हैं, एक्सपोजर ले रहे होते हैं, लेकिन आज हम ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से बाकी ममालिक के लोग पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं, एक्सपोजर लेने के लिए आते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है पाकिस्तानियों के साथ, और वो पाकिस्तान के रंग में क्या हो जाते हैं, रंग जाते हैं। हाँ, रंग जाते हैं। मैं कहने लगी थी घुल जाते हैं, लेकिन इट्स फाइन। घुलना भी वही होता है ना कि मर्ज हो जाना, पाकिस्तान में घुल मिल जाते हैं, also the right ये thing to say. एग्जैक्टली। सो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, आज उनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं इस वक्त, कितने दोस्त उन्होंने बनाए हैं, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन है, वो भी होने जा रही है। जब हम कहते हैं ना पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, तो दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। जब स्टूडेंट्स आते हैं और वो ना इंटरेक्शन होती है, और फिर आपका इन एक्चुअल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स टू कंट्रीज टुगेदर। और जब बात बांग्लादेश की है, पाकिस्तान का बहुत प्यारा साथी, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा भाई
बांग्लादेश। और जब वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो सभी ने कहा कि बहुत मजे की कॉन्वर्सेशन होने वाली, बिकॉज उन्होंने आके ना बड़ी अच्छी उर्दू भी बोलना शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। आपकी मुलाकात कराएंगे 2 ऐसे ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स जो कि नस्ट में इस वक्त डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आफीफ रहमान पुरबो। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत प्यारा हूँ। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला हिल काफ़ी, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, हाउ यू? आई एम गुड, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और आप इस वक्त कर रहे हैं जी BS कंप्यूटर साइंस, दैट्स योर फर्स्ट ईयर हियर इन पाकिस्तान। बड़ी ज़बरदस्त उर्दू है दोनों की, बाय द वे। जिस तरह से बात करें तो वो पता नहीं लग रहा कि सीखी है यहाँ पर। पहले भी थोड़ी बहुत थी नो हाउ, या अभी जो है वो ज़्यादा सीखी है? मुझे इधर आने के बाद मैं सीखा। सही। तो मुश्किल लगी? मुश्किल इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। जो पहले जब आया था तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा आता था। ओके। बट जब मैं कम्युनिकेशन किया हमारे स्टाफ के साथ और जो मेरा दोस्त के साथ, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया उर्दू सीखने के लिए। और अब वैसे भी जो माहौल होता है उसका फिर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। आप लफ्ज़ और फिर जुमले और फिर मेटाफर्स और फिर ना सब कुछ सीखना शुरू कर देते हैं वहाँ से। अब्दुल्ला, क्या ये ख्वाहिश थी आपकी जब आप प्लान कर रहे थे यूनिवर्सिटी कि अच्छा पाकिस्तान नस्ट यूनिवर्सिटी यहीं से तालीम हासिल करनी? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन ले रहा था मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए स्पेशली, तो स्पेशली फॉर सऊदी अरबिया। सो मेरा टारगेट था इस्लामिक कंट्रीज़ में, बिकॉज फॉर इस्लामिक माइंड सेट। ठीक है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दूसरे जो यूरोप अमेरिका है उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। सो मैं जब सोच रहा था कि चलो पाकिस्तान में थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कैसा यूनिवर्सिटीज़ है। पहले आए हुए हैं पाकिस्तान कभी? नो, इट्स माय फर्स्ट टाइम। सो देन मैंने जब सर्च किया तो देखा नस्ट बहुत अच्छी रैंकिंग में है। बिल्कुल ऐसे ही है। और नस्ट का बहुत सारा इंटरनल थिंग्स मैंने रिसर्च किया, लाइक एम्प्लॉयर रेपुटेशन एंड अदर थिंग्स। सो देन मैंने चूज़ किया कि चलो इसमें अप्लाई करते हैं। और पाकिस्तान के लिए यही अच्छा प्यार था। घूमने का भी शौक़ था, तो सोचा चलो अगर इसमें हो जाए तो फिर घूमा भी हो जाएगा, फिर इधर स्टडी भी हो जाएगा। घूमने पर तो आऊँगा मैं, कहाँ घूमे, लेकिन ये बताएं कि नस्ट में एडमिशन इज लिटिल टफ, तो कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चूँकि ज़ाहिर है ऑलरेडी पाकिस्तान के इतने स्टूडेंट्स जो कम्पीट कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं। मे बी नॉट, फिर एडमिशन हो नहीं सकता था ना। ये मैं भी एडमिशन होने के बाद आके अब थोड़ी सी पढ़ाई आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, बिकॉज नस्ट जो है वो बेसिकली वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। स्टूडेंट्स को बड़ा इंगेज रखना, प्रोजेक्ट्स पे काम करना एंड ऑल दैट बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चलते हैं। वी स्पेंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइम हियर। हाँ, ओके, अच्छा। लाइक इन एकेडमिक्स एक्चुअली, लाइक क्लास हमारा क्लास होता है 9 to 5, देन और भी लाइक प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट्स, क्विजेस, एवरी टाइम। मैंने वही बात की ना कि वो इंगेज रखना होता है। देखिए वो जो एक टाइम होता है ना स्टूडेंट का, एक उसको एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत सीरियस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती यहाँ की। सो आई एम श्योर कि वो एक बड़ा शौक आपको लगा होगा शायद कि वहाँ की यूनिवर्सिटी यहाँ की, क्योंकि तरीका डिफरेंट होता है ना, हर यूनिवर्सिटी के हर जगह के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। सो क्या आपको भी अफीफ इतना ही मुश्किल लगा? नो, मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। बट जो मेन थिंग्स है हमारा उधर जो करिकुलम होते हैं वो टोटली बंगाली करिकुलम में, और पाकिस्तान में बोलते हैं जो लेक्चर होते हैं उर्दू में होते हैं, बट जो होल करिकुलम होता है वो इंग्लिश करिकुलम सिस्टम में। तो जब मैं आया था तो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्टीज मैं फेस कर रहा था, बट जो हमारा स्कूल का जो टीचर है, फैकल्टी मेंबर है, सब मुझे हेल्प किया। मेरा जिधर ही कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था तो उस टाइम मैं उसके पास गया था, तो वो लोग मुझे अच्छा तरीके से समझा दिया। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता और आसान होता चला जाएगा। जी इंशाल्लाह। कितने बंगाली स्टूडेंट्स इस वक्त हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है? तो अप्रोक्सीमेटली जो हम जिस टाइम आया था उस टाइम ज़्यादा नहीं था, 17 to 18 था। ओके। तो अभी 2-3 महीने पहले जो पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया अल्लामा मोहम्मद, स्पेसिफिकली बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए किया जी, इसके दौरान में आपका प्राय अप्रोक्सीमेटली 90+ स्टूडेंट अभी न्यू स्टूडेंट जो आया। तो आप लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं या कि बस आके अपने डिग्री प्रोग्राम्स में अपनी अपनी दोस्तियां हैं और अब वो फ़र्क ख़त्म हो जाता है कि अच्छा नहीं आप कहीं और से हैं? नो, हमारा उधर जो ही आता था तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करता था, तो हमारा एक ग्रुप भी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी भी है, आप उन्हें गाइड करते हैं? जी, उसके तरह में सब लोग इकट्ठा होते हैं। अभी तक एक दफ़ा हुआ तो हमारा हाई कमीशन में भी प्रोग्राम थे, तो उस टाइम सबके साथ मुलाकात हुआ था।
ओके ओके अच्छा जरा आप बात करते हैं कल्चर की, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, क्या कल्चरल शॉक आपका लगा यहाँ आकर, क्या चीज़ें थी? पाकिस्तान में आके मैं एक चीज़ शॉक्ड हुआ कि पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है, लाइक हर प्रोविंस, हर डिस्ट्रिक्ट, लाइक बहुत डिफरेंसेस है जैसे जब ट्रैवल करते हैं फॉरेन से चेंजेस आपको महसूस होती हैं, वो ज़बान में भी हैं, वो लिबास में भी हैं, वो खानों में भी हैं, मिजाज में भी हैं। Yes, yes. Also, I feel that language. Every provinces have like different languages. I was shocked after hearing that. वहाँ पे एक ही ज़बान? Very good. नहीं, बांग्लादेश में जब मेनली सब बांग्ला में ही बात करते हैं, लेकिन उधर भी डिफरेंस है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा प्रोनाउंसिएशंस का थोड़ा सा डिफरेंस है, और अदरवाइज सब बांग्ला में ही बात करते हैं। समझ आती है ओवरऑल। यहाँ पर तो ऑब्वियसली कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे यहाँ पे, बहुत डाइवर्स। सिमिलैरिटीज क्या थी जो आपने नोट? Similarities like as of both countries we are Muslim, so in that perspective there's many similarities we have, and otherwise cultural things are different mainly. खाने कितने मुख्तलिफ हैं? In terms of खाना like it's different. नहीं, कैसे अफीफ अगर आप एक्सप्लेन करें क्या डिफरेंट है खाने के लिए? जो इधर मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारा उधर मसाला कम यूज़ करते हैं, बट हम थोड़ा मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, इधर मिर्ची थोड़ा कम खा जाती है। और भी कोई डिफरेंस नहीं है, जो कुकिंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जो बिरयानी होते हैं, बिरयानी के लिए पाकिस्तान 100 में आउट ऑफ 95 होगा। 5 नंबर किस बात है काट लिए? स्पाइसेस ज़्यादा बिरयानी के मामले में हम बहुत टची हैं। नो, बिरयानी मैं जब बिरयानी कंपेयर किया था तो इस्लामाबाद के बिरयानी कराची से बिरयानी का इसके साथ डिफरेंस है। वैरायटी दे रहे हैं आपको हम, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वैरायटी इवन इन कराची आप एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट जाएं तो नया टेस्ट मिलेगा आपको। कराची और बांग्लादेश एवरी टाइप से मिल जाता है। हाँ, कराची में थोड़ा सिमिलरिटी ज़्यादा हो गया। आई थिंक वो थोड़ा स्पाइस के हिसाब से भी, स्पाइसी के हिसाब से भी आप अदरवाइज मिर्चें यूज होती हैं ना। यस, आप अदर सारी भी जो आप एक साथ कंपेयर करोगे तो सब कुछ मिल रहा है कराची के साथ। ऐसे ही है। अगेन आई थिंक उसका एक फैक्टर ये भी कि वहाँ पे मुख्तलिफ डायमेंशंस में हम उसको समझ सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटी के लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, बिकॉज़ सिटी लाइक दिस एक्चुअली। अच्छा, थोड़ा सा अब्दुल्ला मुझे बताएं कि घूमना फिरना, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, कहाँ नस्ट में आने के बाद यूनिवर्सिटी से हमें इस्लामाबाद घुमाया है, ये बहुत अच्छा लगा, लाइक फैसल मॉस्क एंड पाकिस्तान मोनूमेंट एंड और भी सारा, और हमें तो स्पेशल बहुत डिनर्स लंच भी देते हैं नस्ट से, तो नस्ट इज़ वेरी केयरफुल। इस्लामाबाद से बाहर नहीं गए अभी तक? इस्लामाबाद से बाहर हम रिसेंटली गए थे मरी में। स्नोफॉल में तो नहीं गए? नहीं, ये रिसेंटली गए थे हमारा ये मिड के बाद। मौसम में कितना फ़र्क है बांग्लादेश के मौसम में और पाकिस्तान के मौसम में? ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इधर ठंडी ज़्यादा पड़ता है, हमारा उधर ठंडी पड़ता है बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। जो हमारा उधर एवरेज टेम्परेचर होता है तो वो इधर का लोएस्ट टेम्परेचर इस टाइम पाकिस्तान में। तो और भी प्रोविंस में ये पता नहीं, बट ऐसे कंपेयर इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद रिलेटिवली कूलर। तो इसके बाद और भी एक मौसम के सिमिलरिटी मिला, स्पेशली मेरे रीजन के लिए। तो जिस दिन इधर बारिश होते हैं उस दिन मेरा घर पे भी बारिश होते हैं। आने के टाइम ट्विन सिटीज हमने फिर फील करा दिया ना। जी। तो क्या टर्म यूज होती है? सिस्टर सिटीज। सिस्टर सिटीज। ओके जी। दोस्त कितने यहाँ पे आप लोगों के बने? दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा है, सही। एक होल क्लास ही दोस्त है मेरा। और वो जो एक होता है ना पाकिस्तानी फ्रेंडली, वो जो पूरी दुनिया में एक मशहूर है कि पाकिस्तानी बड़े फ्रेंडली, हॉस्पिटैलिटी, एग्जैक्टली, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने फील की? ये बहुत अच्छे तरह से फील किया हमने। जब आया था तो उस टाइम से फील कर रहा था, अभी तक फील कर रहा था। अच्छा, लाइक यू गाइस। थैंक यू। हमने तो भी कुछ रखा ही नहीं यहाँ पे। पूछ लेंगे चाय पानी। जस्ट किडिंग। लेकिन होता है नॉर्मली ना कि फॉर एग्जांपल कोई मेहमान ऐसा है कि सिवा मुझसे हमारी कोशिश होती है कि अपने कुजीन्स ट्राई कराएं। दैट्स वो लव लैंग्वेज भी होती है। लेकिन वैसे कुक कर सकते हैं आप लोग? कुकिंग करते हैं? जी, कुकिंग आता है। बंगाली कुकिंग। क्या क्या बना लेते हैं? बिरयानी मुझे आता है, बीफ करी, चिकन करी, दाल, पुलाव, फिश करी। ये तो सारा कुछ, सारी मुश्किल चीजें आती हैं। हाँ, और फिश तो बहुत ज़्यादा खाई भी जाती है वहाँ पे। अब ऐसे में क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो ज़ाहिर है आप यहाँ के खाने ट्राई करें, बट किसी दोस्त को आपने कहा ठहरो ज़रा, रुको ज़रा, मैं अपना खाना ट्राई करवाता हूँ, तो आपने भी ऐसे कभी किया? अभी तक इस तरह का कोई मौका नहीं मिला। ओके, अभी आपको मौका नहीं मिला, अभी टाइम भी कम हुआ है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा होने दें फिर।
आप कुकिंग करते हैं अब्दुल्ला? लेस बट आई नो। हल्का फुल्का। मैंने घर में किया था, लाइक बिरयानी किया था एक टाइम पे, देन फिश फ्राई, ओके। देन क्योंकि बांग्लादेश में फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है, यहाँ पे बांग्लादेश खाई में जाती फिश है, बहुत ज्यादा है। कराची में थोड़ी ज्यादा, बट अदरवाइज ये है कि यू नो स्पेशल ओकेजन्स पे कम हम खाते हैं, लेकिन मतलब नॉट एवरी डे एक्चुअली। बांग्लादेश में शायद थोड़ा ज्यादा है fish। एक्चुअली बांग्लादेश इज कॉल्ड लैंड ऑफ रिवर्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो है। बांग्लादेश में हर थोड़ी देर बाद आपको पॉन्ड्स मिलेगा, रिवर, तो इसलिए वहाँ फिश ज्यादा है, इसलिए कंजम्पशन बहुत भी ज्यादा fish है, और आई थिंक आप लोग ज्यादा आसानी से खा लेते हैं उसको। ये बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ ना कि उसके कांटे हमें जरा मुश्किल हो जाती है, आप बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि आराम से कांटा निकल रहा है। तो हमें वो तो कांटे वाली मछली खाते हुए ना हमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो बगैर कांटे के प्रेफर करते हो। लेकिन हाँ, टेस्ट में बड़ा फर्क होता है कांटे वाली मछली का बगैर कांटे की मछली का। बनाई किसने, उस पर भी फर्क पड़ता है। क्या चीज़ है? अब बनाई किसने, उस पर भी फर्क पड़ता है। खुद ही बना ले। वैसे आपको वैसे कुकिंग करनी चाहिए। नहीं मैं करता हूँ, पर फिश बीफ बिरयानी टाइप यू शुड ट्राई। टाइप क्या होती है? बिरयानी होती है। बिरयानी के भी टाइप्स होती है ना, तो वो कुछ कोई एक टाइप आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एनी हाउ वो नाज़रीन समझ गए होंगे कि क्या कनेक्शन है इसके पीछे, क्या लॉजिक है। अच्छा, म्यूजिक भी सुनते हैं पाकिस्तानी? कोई सिंगर आपका फेवरेट कौन है और गाने किस तरह के पसंद करते हैं? अभी तक आने के बाद तो म्यूज़िक मुझे पर्सनली म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, बट मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं जो रिलीजियस माइंड सेटअप से मैं कलामा इकबाल और सही उर्दू नाशिद इस तरह का सुनेंगे भी जी। आने के बाद थोड़ी थोड़ी ये फीलिंग्स किया, और जो उर्दू लैंग्वेज होते हैं, उर्दू लैंग्वेज का जो उर्दू कल्चरल होते हैं, तो इस तरह का बहुत टाइप का लिटरेचर बंगाली में ट्रांसलेट कर गया था। तो इसलिए ऐसे कंपेयर जो मुझे इंटरेस्ट जागा, मैं इंशाल्लाह कभी ट्राई करूँगा नेक्स्ट में जब फ्री टाइम होगा तो उर्दू लिटरेचर के लिए रिसर्च करने के लिए और सीखने भी के लिए। चलिए, तो हम आपसे सुनेंगे भी अभी, लेकिन मीनवाइल अब्दुल्ला अगर बताएं अपना म्यूजिक टेस्ट। म्यूजिक टेस्ट एक्चुअली मैं भी सेम उसकी तरह। अच्छा? म्यूजिक उतना नहीं ज़्यादा सुनता, लेकिन इधर मेरा हमारा पाकिस्तान स्टडी एक क्लास था, लाइक वो पाकिस्तान के रिलेटेड। सो उधर हमारा एक प्रेजेंटेशन था, तो उस टाइम पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर मेरा जो टॉपिक था, पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर, लाइक सॉन्ग्स एंड फूड्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। उस टाइम मैं सॉन्ग्स के बारे में रिसर्च किया, तो मुझे राहत फ़तेह अली खान उसका बहुत मशहूर है मिला। तो देन आई सर्च हिज सॉन्ग्स एंड ही इज़ रियली वेरी गुड सिंगर। सुना सकते हैं वैसे कोई एक दो लाइन्स? नहीं गा सकते, लेकिन अफीफ से हम जरूर सुनेंगे। हाँ, कोई कलाम अगर अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल का नहीं, एक नशीद है। चलें जरूर, नशीद बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। ओ मुहम्मद मदीने में मौजूद है, ओ मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर कर के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पर कर के सल्ली अला। ओ मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने तो इंतखाब किया। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह जज़ा दे आपको। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू जी। अभी तो आपका आगाज़ है ये सफ़र का जो पाकिस्तान में है, तालीमी मैदान में है, और इसी तरीके से माशाल्लाह हम चाहेंगे यू नो मेक सम गुड मेमोरीज़ जो कि आप इंशाल्लाह बनाते भी चले जाएंगे। लेकिन आखिर में अगर हम एक सवाल ये रखें आपसे, पाकिस्तान को आपने डिस्क्राइब करना है इन 3 वर्ड्स, तो पहले हम आपसे 3 अल्फाज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का लोग बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। पाकिस्तान का खाना मशहूर है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या बात है, लव, फूड एंड ब्यूटी। अब्दुल्ला, आपने डिफाइन करना होगा। सो सेम दोस टॉपिक्स इज ट्रू।
Actually, I don't have, and also Pakistan is very diverse. Diverse. The most. And also, I love the northern part. The most beautiful part in Pakistan is northern side. ज़रा पाकिस्तान में आप हैं, आप रील्स भी देखते हो कि दिल चाहता होगा नॉर्थ Yes, से yes, खेलने का। very, especially Gilgit. अरे तो प्लान है जाने का? इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जब I'll go छुट्टियां there. होंगी तो उसमें क्या प्लान, पाकिस्तान रुकने का प्लान है या बांग्लादेश जाएंगे? ये समर अभी ब्रेक, तक आई मीन जो भी आपकी सेमेस्टर ब्रेक आएगी। फिक्स्ड नहीं है अभी तक, बट मे बी विल गो इंशाल्लाह. तो जब फोन पे बात होती है तो यू नो एक तो ज़रा हालचाल पूछने के अलावा भी बात जब होती होगी कि पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ आप बताते होंगे, तो व्हाट आर दोस थिंग्स? द फर्स्ट थिंग इज हॉस्पिटैलिटी. सो हमारे इधर आने के बाद मैं लास्ट रमज़ान में बीमार था, तो हमारा जो मेस का जो अंकल्स थे, वो मेरा रूम में आके मुझे खाना दे के जाता था. क्या बात. मुझे इतना सा फील होता था कि शायद मैं मेरा फैमिली में ही अपने हूँ. घर पे ही इतना हूँ. ख्याल रखा जा रहा होता है. इतना ख्याल रखता है नस्ट में. चलिए ये वैसे बड़ी एक होती है अपनाइयत के कोई ऐसा किसी, क्योंकि आपके लिए परदेश है ना, परदेश में अगर कोई अपना मिल जाए या इतनी कोई केयर कर रहा हो तो ये एक ज़ाहिर है बड़ी बड़ी बात बहुत अच्छा लगता है. जी, स्पेशली जब बांग्लादेश के नाम सुनते हैं ना, तो उनके अंदर एक अलग सी होती है, आप तो हमारे भाई है. बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, और बहुत अच्छा लगता है. कितनी ये अच्छी बात है कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर और मज़ीद उसमें हम देखते हैं ये होने भी लेकिन ये सवाल भी रखते हैं, ये सवाल भी रखते हैं कि एज ए यूथ आपको क्या लगता है किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के यूथ को मज़ीद बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है? क्या स्टेप्स हैं जो कि दोनों ममालिक की तरफ से या दोनों ममालिक की यूथ की तरफ से लिए जा सकते हैं? बिकॉज हम हर चीज़ हुकूमतों पर भी नहीं डाल सकते ना, दोनों तरफ के हुकूमतें ये करेंगे. क्या कर सकते हैं खुद से दोनों मुल्कों की यूथ? खुद से तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट भी एक साथ स्टार्ट किया जो आपस से दोस्ती स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जी, जो एक्सचेंज प्रोग्राम है और इस तरह का. इसके बाहर में और भी कोई जो चीज़ होते हैं जो हमारा उधर का हर बॉय का शौक होता है, जो पाकिस्तानी वुमेन है उसके से शादी करना, और पाकिस्तान का जो लड़का होते हैं मेरा दोस्त साहब बोलते हैं वो बंगाली वुमेन को चाहिए. ख्वाहिश है कि यहाँ की लड़कियों से शादी की जाए. अच्छा, ओके. और जो पाकिस्तानी मेरा फ्रेंड्स है सब मुझे बोलते हैं मेरे लिए कोई बंगाली लड़की ढूंढो, मुझे बंगाली लड़की से शादी करना है. तो यानी यहाँ के लड़कों को लगता है कि वहाँ शादी करनी चाहिए और वहाँ के लड़के ख्वाहिश है कि यहाँ की लड़कियों से शादी करें. और एंड आई एम श्योर कि यहाँ के ड्रामे देख के भी ये खासी इंस्पिरेशन हासिल की है उन्होंने. It's completely true. पाकिस्तानी ड्रामा बांग्लादेश में बहुत मशहूर हुआ नाउअडेज, एंड स्पेशली लास्ट टाइम जो ड्रामा, एक ड्रामा का नाम था शेर, मेरे ख्याल से वो भी बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर हुआ था. अच्छा. और जो हानिया अमीर है इधर का वो भी बहुत फेमस है. हमने ना लिया, वो आपने ले लिया. नहीं, हानिया ने विजिट भी किया था. Yes. कुछ टाइम पहले विजिट भी किया था और अपना एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया था कि बहुत प्यार मिला उनको वहाँ से बांग्लादेश में. कोई रील्स उनकी आ रही थी और वो वीडियोस वगैरह जो सोशल मीडिया पे हमने थ्रू आउट देखी थी. तो देखिए मतलब एक तरह से एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है दोनों कंट्रीज में. Absolutely. लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उन्होंने कि वहाँ यहाँ आकर होती है कि शादी करें तो हो सकता है, मतलब यहाँ भी कोई मामला तो आप दोनों का भी ऐसा ही है? नो, मैं तो अभी तक इस तरह कोई नहीं सोचा. मेरा सिर्फ अभी तक पढ़ाई में ही ध्यान है. अच्छा. और आपने ऐसी को ख्वाहिश है? नॉट नाउ. नॉट नाउ, लेकिन ऐसे डेवलप not engaged है? No. But I don't have right now. आपने अम्मी की मर्जी की शादी करनी है या अपनी मर्जी की? मेरा फैमिली जो बताएगा. अच्छा, अम्मी की मर्जी से करेंगे. जी. अच्छा, वहाँ पे बांग्लादेश में अरेंज मैरिजेस का ज्यादा रुझान है, लव मैरिजेस का? अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज ज्यादा प्रेफर की जाती है. जी. आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए वो मकसद पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जहाँ मकसद बढ़ जाए तो वो भी कोई मसला नहीं है. लेकिन जो प्रायोरिटी है वो जाहिर है वो आपका गोल, जो फर्स्ट गोल है वो ये होना चाहिए. उसके बाद तो जाहिर है जिंदगी में आप मजीद गोल्स भी सेट वो भी जिंदगी का हिस्सा है ना, शादी भी जिंदगी का हिस्सा है. एग्जैक्टली. सो वी रियली विश एंड होप कि आपका टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरे, पाकिस्तान से आपको और लगाव हो मजीद. आपने जो कुछ जगह देखी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान तो वैसे बहुत डाइवर्स है, तो आपको मौका मिले कि आप उन हमारे इलाकों में भी जाएं और वहाँ के लोगों की भी हॉस्पिटैलिटी आप जरूर देखें. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान.
ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, और तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे।
Gonna crush out. Gonna crush out. Gonna crush out. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Gonna crush out. Gonna crush out. Gonna crush out. ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और एनर्जी जो हमारी आवाज़ में है उसकी एक वजह हमारे सेट पे एक ऐसी शख्सियत की मौजूदगी है कि उनकी वाइब भी बहुत ज़बरदस्त है। अदाकारी, गुलकारी और मज़ाहिया अदाकारी बिलखुसूस जिस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने काम किया, वो स्टेज हो या फिल्म हो और शायरी, वाह, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है उनका। एब्सोल्युटली। 25 साल पहले जिस तरह से आगाज़ पाकिस्तान टेलीविजन से और फिर स्टेज का छोड़ देना और उसके बाद जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी से करवाने वाले हैं। शीबा भट्ट साहिबा इज विद अस ऑन द शो। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। और पीटीवी होम की भी कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरा करियर भी पीटीवी से ही शुरू हुआ था, तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस वक्त आपके स्टूडियो में बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ऑब्वियसली किसी भी आर्टिस्ट को जब हम बुलाते हैं तो पीटीवी का नाम लाजमी आ रहा होता है कि यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे काम, एक कनेक्शन जो है वो नज़र आ रहा होता है। आजकल क्या चल रहा है, इस वक्त क्या मसरूफियात है, उसके बाद ज़रा आपकी जर्नी पे हम बात करें। यस, नाउअडेज मैं म्यूज़िकल शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और फिर कराची में जाकर मुख्तलिफ चैनल्स पे ड्रामाज होते हैं, वो भी मैं जाके एज ए एक्टर परफॉर्म करती हूँ। तो लाहौर में तो आपको पता है कि अभी काम नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह मैं अपना काम, अल्लाह पाक मुझे किसी ना किसी इसी शोबे से रिलेटेड, क्या बात मैं मसरूफ हूँ स्टिल जब तक मैं जिंदा हूँ। फोन में क्या है? फोन में शायरी है, वो मैंने पकड़ के रखी हुई है। ऐसा करें शायरी पहले कर लेते हैं ताकि फोन को इजी कर लें। नहीं, अच्छा मैं बताती हूँ कि मैं शुरू से, मेरी जो मदर थी ना, उन्होंने हमें खिलौने वगैरह नहीं दिए हम तीनों बहनों को। वो हमें फिरोज लिमिटेड लेके जाती थी। किताबों से उन्होंने हमारी मोहब्बत कराई। हकायत बोस्तान, बोस्तान सादी, मिर्ज़ा गालब, जिगर मुरादाबादी, दाग देलवी, हम बचपन से पता था। तो मुझे अपनी बहनों में सिर्फ मुझे शायरी का शौक था। तो उनको सुनाती थी, वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बार मैं लिखती रहती थी। अभी 3-4 साल से मैं मरकज़ पे सामने आई हूँ, शायरी मैंने बहुत सारे कर लिए। अभी मुझे गालिब इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो मेरी बात में दम है, करंट बात मैं जो है ना वो मेरे हाथों से लिखी जाती है। आपकी आवाज में वाकई बहुत दम है। तो अब ये देखे ना कि मेरी जो शायरी है, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज। एक अभी सुनाती हूँ, एक आगे चल के सुनाऊंगी। जिसने भी अपना दुख लोगों को सुनाया है, जिसने भी अपना दुख लोगों को सुनाया है, उन्हीं लोगों ने उसका तमाशा बनाया है। वाह, बहुत खूब। उन्हीं लोगों ने उसका तमाशा बनाया है। कोई शक नहीं। परेशानी नजर आए जिसके चेहरे पर, परेशानी नजर आए जिसके चेहरे पर, हुलिया उसी ने अजीब व गरीब बनाया है। कुछ तो कमी रह गई तुम्हारी जिंदगी में, फितरत तुम्हारी ने तुम्हें रुलाया है। हाय हाय, फितरत तुम्हारी ने तुम्हें रुलाया है। आदतें अपनी बदल डालो, रास्ता बदलो। हाय हाय, आदतें अपनी बदल डालो, रास्ता बदलो। जिन रास्तों ने तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाया है, वाह, खुदा भी उसका साथ देता है, खुदा भी उसका साथ देता है, जिसने हाल दिल का उसे सुनाया है। क्या बात, जिसने हाल दिल का उसे सुनाया है। अपनी कारकर्दगी को नशर ना कीजिए, अपनी कारकर्दगी को नशर ना कीजिए। ये ना कहिए साथ हमने बहुत निभाया है। हाय हाय, बहुत ये ना कहिए साथ हमने बहुत निभाया है। पिछली नेकी भूल जाओ, अगली रखो याद। पिछली नेकी भूल जाओ, अगली रखो याद। सोचो ना कभी क्या खोया क्या पाया है। सोचो ना कभी क्या खोया क्या पाया है। इश्क में मुब्तला है, खुश है शीबा वीर।
मैं बताऊंगी वीर क्यों रखा है। ठीक है। इश्क में मुब्तला है, खुश है शीबा वीर, जिसने सीने से सबको लगाया है। वाह, कमाल। तो मैं एज ए शीबा बट तो टीवी रेडियो स्टेज पर अल्लाह ताला ने नाम तो दिया है, लेकिन शायरी में मैंने बट नहीं रखा, क्योंकि बट ज़रा बड़ा दलेरी वाला नाम है और शायरी जो है बड़ा नाजुक है। तो मेरे मुर्शद हैं शायरी में, वो पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, रेयर पोइट है, बड़े ट्रू पोइट है, वीर सिपाही जी। वो उनका नाम मैंने वीर जो है ना आधा वो अपने नाम के साथ ऐड कर लिया है, ताकि शायरा भी लगे और उनका फैज भी मिलता है। ठीक है, अब हम रखते हैं फोन को साइड पे। ये लो जी, एंड में दोबारा ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, यस कह गया। अच्छा, वैसे जो आपने बट की बात की ना, वो एक एलिमेंट ऑफ दैट आता है वो। एक और बात ही बड़ी मशहूर है बट से मुतालिक, बट सोना बड़े होंदे ने। अब पता नहीं मैं सोनी हूं, बहुत प्यारी है लेकिन दिल सोना होना चाहिए। दूसरा ये कि थोड़ा सा हम आते हैं, जो आपने आगाज किया विद पीटीवी फॉर श्योर, नैरा नूर साहिबा का प्रोजेक्ट था, पहली याद, सॉरी मुनीजा हाशमी साहिबा और रूही जाज। बिल्कुल सही है, अ वेरी फेमिलियर नेम ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही, सॉरी माय बैड। शिबा साहिबा, वो जो पहली याद है पाकिस्तान टेलीविजन से, वो पहली बार दरवाजा क्रॉस करके अंदर आना, वो याद शेयर करती है? हमेशा के लिए वो जहन में और दिल में दिमाग में बसा रहेगा। अभी मैं एंटर हुई ना पीटीवी होम, मुझे वही खुशबू आई है। जितने भी पीटीवी सेंटर हैं उनकी एक अजीब सी एक खुशबू है, ये हम फील करते हैं। पीटीवी लाहौर पे मैंने परफॉर्म किया सारी ज़िंदगी। अच्छा, अब इधर आई हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो नई पुरानी कहानी होता था बच्चों का, सही, हम बाहर कॉरिडोर में बैठकर अपना इंतज़ार करते रहते थे और बड़े बड़े फनकारों को गुजरते देखते थे, तो हम सोचते थे एक दिन हम भी ऐसा बनेंगे। तो फिर ट्रेनिंग जो इब्तदाई है ना, वो मेरी, ये बोलना, ये तमीज़, ये तमुद्दन, वो बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने से ही हासिल हुआ है। बेशक ऐसे ही इसलिए आपकी सोसाइटी, आपकी एजुकेशन, आपका घर बार बहुत काउंट करता है आपकी तरबियत में। ये एक इखलाक और गुफ्तगू है जिससे आप दूसरों को जी सकते हैं। नो एटीट्यूड, नो नखरा, नो जो लोग उस पे जाते हैं ना, वो देर पानी होते हैं। सही बात है। तो ये डाउन टू अर्थ होना, यही आपको आगे लेकर जाता है, अपनी मट्टी से जुड़े रहना। जी। अच्छा, तब कंपटीशन ज़्यादा था? क्या मुश्किल था फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना, काम उस करना? वक्त पता क्या था कि राह चलते अगर किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने किसी में टैलेंट देख लिया है, फौरन कैप्चर करते थे उसको, बुलाते थे उसको, काम देते थे। और उस वक्त एक इश्क होता था काम का। ठीक है, आज से 10 साल पहले तक भी इश्क कायम था, 15 साल पहले तक आर्टिस्टों में। आप देखें किसी भी आर्टिस्ट को आप उठा लें यूट्यूब पे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के या टीवी के, वो इंतहाई नेचुरल फनकार थे। तो मैं न्यू जनरेशन को कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वॉच करें आप पुरानी चीज़ों को, आपको समझे वो, आप एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप सीखेंगे। हमेशा के लिए अगर याद रखना है अपने आप को, तो आप वो काम करें जो एक बेसिक है, जो प्योर हो। ये जो वक्ती तौर पे है ना, उससे आप 6 महीने के फनकार होते हैं। अगर आपने फॉरएवर रहना ना, तो वो करें जो आपके बड़ों ने किया। लेकिन उसमें एक इशू भी आ जाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारे सीनियर अदाकार हैं जिन्होंने ज़रा काम किया हुआ है, क्योंकि देखिए हम अक्सर ये बात करते हैं कि माजी का काम और अच्छा काम ठीक है, वक्त बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, काम का अंदाज बदल जाता है। अगर आज की जनरेशन को हम दिखाएंगे वो गंडासा, और आज की जनरेशन, I'm just saying that, कि अगर हम वो दिखाएंगे, इवन वहाँ के उस वक्त के गाने भी, जिसके बारे में हम कहते हैं जी गाने बहुत अच्छे थे, नहीं सुन पाते हम वो गाने। एंड फॉर दैट मैटर वो जो पिक्चराइजेशन जिस अंदाज से होती थी, मेरी बात सुनिए, उस वक्त का दौर और था, कैमरे और थे, आज का जरा जदीद में आ गया, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। अगर आप देखें, मैं नाम ले सकती हूँ, मायरा खान, फैज मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, इन्होंने हमारी न्यू जनरेशन को और फिल्म इंडस्ट्री को आगे ग्रूम किया है। सिनेमा में लोग जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने बेसिक वही लिया है, लेकिन उसमें जिद्दत डाल दी, और ये बहुत जरूरी है। सही बात। मैं ये कह रही हूँ कि उनको देखें एज ए अदाकारी। बाकी जो एक सिस्टम आ गया है, कैमरे बदल गए हैं, आप देखें पहले डबिंग्स होती थी फिल्मों के, अब वो नहीं, बेहद। लेकिन जो एक परफॉर्मेंस है ना, मैं उस लेवल को देखिए मौला जट की बात करें तो मौला जट उस दौर में जो थी बहुत अच्छी थी। इस दौर में आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब तक गंडासे की जगह तो अब किसी और चीज ने ले ली, तो हमने वो दिखानी है ना। तो आजकल के यंग जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, वेल डन है, और पाकिस्तान को आगे लेकर के जा रही है। आई एम वेरी हैप्पी। पर्सनली खुद अब एक्सपीरियंस किया अभी आजकल, क्योंकि अक्सर जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ये गिला करते हैं कि जो अभी जो यंग आर्टिस्ट हैं वो हमें वो वाली रिस्पेक्ट नहीं सेट पे देते। मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट देते। मैं कराची जाके काम करती हूँ, जितने करंट आर्टिस्ट हैं, आप जब उनसे प्यार से मिलो, वो प्यार देखते हैं।
हम किस चीज़ के भूखे होते, सिर्फ रवैये के, हमने किसी से कुछ नहीं लेना। अगर आपने ज़रा अपना नखरा दिखाया या अपने आप को समझा हम ये हैं, तो कोई पता नहीं जो सामने खड़ा है वो बहुत आगे निकल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं, जो सबीर ने बात है ना गिले वाली, हम अपने रवैयों पर नजरसानी नहीं करते। वो ठीक है, आप एज वाइज या एक्सपीरियंस वाइज आप सीनियर होंगे, लेकिन वो जो 12 लेके रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो हर तरफ से रहना चाहिए। मुझे एक चीज़ नहीं पसंद, हमें सीनियर्स की, हालांकि मेरे से भी सीनियर्स हैं, कि वो क्यों तबसरा करते किसी पे, वो अपने आप पे रहे, अपने आप को देखें। हमें हक ही नहीं पहुंचता कि किसी पे तनकीद और वो 10-15 साल पुरानी कोई बात निकाल के ले आते हैं और फिर उस पे कंटेंट बहुत ही बुरी बात है। आप न्यू जनरेशन को या जितने नए फनकार आ रहे हैं, चाहे उसमें सीनियर भी हैं, अप्रिशिएट करें। उनमें नक्स वही बात आ गई जो दूसरों में कीड़े डालते हैं। फिर देखिए टैलेंट की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, माशाल्लाह आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं और गाना भी आप बड़ा अच्छा गाती हैं। हम चाहेंगे पर गाना सुनाए, फिर जरा गुफ्तगू। हाँ, मैं बड़ी जोड़ी हूँ। देखिए, मैं आपको एक तलकीन करना चाहती हूँ, हर पल हर लम्हा खुश रहिए, बेशक, और खुश जो लोग रहते उनमें रहिए, मनूस लोगों में नहीं रहना। मैं देखें जो आपको सारे मनूस बड़े आपको नजर आएंगे हर शोबे में, ऐसे नो। हमारा इस्लाम बेसिक, तो हम इस्लामिक बात भी कोड करेंगे ना थोड़ी सी, खुश इखलाकी। अब सुने, गाना सुनाती हूँ आपको। क्या बात है। माड़ा ते माड़ा से यार जो है, माड़ा ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों माये दा क्यों टोले दा, गिला करा हो मैं ते लख वारी, बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा, चंगे होवन या ते हर कोई सड़दाए, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दाए, सारे तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों माये दा क्यों टोले दा, गिला कराओ मैं ते लख वारी, बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा। कमाल, अरे वाह। आप जिस सेट पे होती होंगी वहाँ पे एनर्जी लेवल ही और होता होगा। मैं ये देख रही हूँ कि एक्सप्रेशंस कितने अच्छे थे साथ साथ थ्रू आउट, तो ये एक परफॉर्मर ही इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। स्टेज क्यों छोड़ा? स्टेज हमने खुद छोड़ा। क्यों? म्यू क्यों छोड़ा? असल में मैं हूँ उमर शरीफ, अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, इनकी फनकारा। मेरे क्रेडिट में बेपना बड़े इंटरनेशनल, मैंने पूरी दुनिया में तकरीबन काम किया है। उनके ग्रुप चाहते थे उमर साहब के, वो हमें साथ लेके जाते थे। अब सोचें वो क्या लेवल के ड्रामे थे। सही बात। ठीक है, तो जिस वक्त हमारे स्टेज पर तिगड़दम आर्टिस्ट आ गए, क्या आ गए? आपको मैं ये गिफ्ट करती हूँ लफ्ज़ तिगड़दम। तिगड़दम, तिगड़दम, ये हर दफा आप यूज कर सकते हैं कि तुम तो बड़े तिगड़दम हो। अरे वो कितना तिगड़दम है। तिगड़दम मतलब एलियन आ गए जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं थे, जिन्होंने हमारे स्टेज को धर्म भरम किया। हमने देख लिया था, हमें पता चल गया था कि अब स्टेज का लेवल नीचे जा रहा है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, वो भी पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान का जो स्टेज का लेवल था ना ऊपर रखना चाहिए था। बहरहाल वो उनका मसला है। हमने आहिस्ते आहिस्ते, उमर साहब ने जब प्लेस छोड़ दिए, अमानुल्लाह ने छोड़ दिए, सोहेल साहब ने, सोहेल अहमद, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है मैं तो उन्हीं की आर्टिस्ट थी। फिर किनके साथ काम करती? उनके साथ, जो मेरी इस दिल ने नहीं चाहा कि मैं वो काम करूं जो मुझसे होना ही नहीं है। हमने इंटरनेशनली बड़ा बड़ा परफॉर्म किया है, इसलिए स्टेज को हमने खुद खैराबाद किया। तो मीडियम जो दूसरे टेलीविज़न के कराची में जा कर के, या फिर म्यूज़िकल शो ऑर्गेनाइज करना, या मुशायरे, या अपना जो भी हमारा इस लेवल है फनकारी का, अच्छा वो हम अल्लाह ताला उस तरफ ले जाता है। स्टेज जो हमारा इश्क था, हम उससे रूठ गए। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, हम वो नहीं रूठा इश्क। आज भी स्टेज हो, इंशाल्लाह ताला कहीं भी हो, डायरेक्ट करूंगी मैं न्यू जनरेशन को आगे बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, क्योंकि जितने नाम आपने लिए हैं, जिन सब ने स्टेज को छोड़ा, मैं एक थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे रखता हूँ। देखें, हमने जगह खाली कर दी फिर तिगड़दम आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर हम अच्छा काम करते रहते, जो कि हमने सीखा था, तो वो एक स्पेस है। डियर मेरी बात सुने, जब थिएटर प्रोडक्शन लेवल डाउन हो गया, अजीब व गरीब प्रोड्यूसर आए, उन्होंने सब अच्छे फनकारों को खड़े लाइन लगा दिया। वो वल्गैरिटी के स्टेज की तरफ मुड़ गए जहाँ से वो पैसा कमा रहे थे। मैं आपको एक से बताती हूँ, उमर शरीफ वो बंदा था अकेला, वो पूरा अलहमरा हाल कितनी सीटें भर देता था। स्पोर्टिंग आर्टिस्ट होते थे या वो खुद। तो एक वक्त वो आए, चारों तरफ अजीब व गरीब ड्रामे थे,
तो हम उमर साहब के साथ तमासील में प्ले करें, तो 50 to 60 बंदे थे। तो मैं कहा सर ड्रामा बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम जहाद कर रहे हैं। क्या बात है। लेकिन कब तक, जब प्रोड्यूसर घाटे में जा रहा था तो उमर साहब ने भी छोड़ दिया, सुहेल साहब ने तो गैरत पे छोड़ दिया कि जी मेरे तो डांस नहीं होगा ड्रामे में, मैं अपना फिर वो भी मसरूफ हो गए चैनल्स पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टेज वालों ने बेचारों ने जिन्होंने अच्छे काम किए वो फिर क्या करते हैं मुझे अच्छा, बताइए। ये क्यों वैसे प्रोड्यूसर्स भी क्यों इस तरह के आने लगे? पहले प्रोड्यूसर्स क्यों उन्होंने क्यों खैराबाद कह दिया थिएटर को? देखिए वो क्या ऑडियंस की डिमांड डिफरेंट हो गई? नहीं, और देखिए चाय पिलाई गई तो सब पी रहे ना। जब एक अट्रैक्शन जो किसी आदमी ने घर में किसी को डांस करते नहीं देखा, अजीब व गरीब कपड़े पहने नहीं देखा, जब वो किसी को दिखा रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ गई। यहाँ सादगी है तो वहाँ पे आपके सामने अब क्या बोले हम, तो वो फिर अट्रैक्शन बढ़ती गई उनकी। और कैसी बात है, उन्होंने क्या बदनुमा काम किए, और वो क्या कहते हैं, सानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। लैक ऑफ एजुकेशन है, ऐसे बोलती है औरतें वहाँ की। सानू ते अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, 5 लाख रुपए लेने हैं। नहीं चले किस चीज लहजे के पे ले हम रहे हैं नहीं जाते, वो हर एक अपना लहजा होता है, बट स्टिल आपकी बात बहुत नहीं, वैलिड है मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो खुश हैं कि अल्लाह ने जुमलों की बात करें कि वो इस तरह बात करती हैं। एग्जैक्टली, मतलब उस स्टाइल, वे ऑफ स्टाइल ये है। तो जो जिसका ये होगा तो वो फिर ऐसे ही करेगा ना काम, ठीक है ना। नहीं, मैं अगेन आई डिसएग्री। स्टाइल हर इलाके का देखें, पंजाबी में बोलती हूं बहुत डिफरेंट होता है, पंजाबी स्टाइल डिफरेंट है, बट हाँ पंजाबी थिएटर के लिहाज से है, लेकिन वो आपकी कहते हैं बात से हमें मैं इज्जत एग्री मिल रही करती हूँ है कि वो आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि शायद सही गलत में जो अच्छा फर्क लगता होता है है वो हम भूल गए। वो कर सकते हैं, वो जरूरी है। हम किसी को रोक तो नहीं सकते, हमने ये देखना है कि हमने क्या करना है। अब बताएं आपके क्या क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप पॉजिटिव आपको खुश करने के प्लान है मेरी। ये अब मैं इस्लामाबाद में आई हूँ, काफी देर से प्लानिंग चल रही थी, अब मैं खुद डायरेक्शन लेवल पे आऊँगी। माशाल्लाह। छोटी मोटी कहीं एकेडमी कायम करेंगे यंग जनरेशन के लिए, अपने जो मुझे आता है वो उनको गाइड करूँगी। जबरदस्त करते तो बहुत, और यंग जनरेशन में पिकअप की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर चूंकि हमारे इस वक्त थिएटर का मकाम स्पेशल लाहौर में, कराची में या कहीं भी बहुत अच्छा जा रहा है, इधर इस्लामाबाद में आर्ट्स काउंसिल में अच्छे प्लेस होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ अज़मा बुखारी जी के, आप मुझसे काम लें, मुझे अलमरा में एज ए ड्रामा डायरेक्टर लेके आए, ताकि हम एक अच्छे ड्रामे को जिसमें एक आध सीनियर हो, बाकी सारे यंग जनरेशन हो। मेरे मरहूम शौहर बहुत बड़े एक्टर थे, तारिक जावेद। ये जितने आप चैनल्स पे देख रहे हैं ना कॉमेडियंस, उन सब के वो उस्ताद थे, और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने तकरीबन 90% आर्टिस्टों को उस दौर में ईजाद किया जो आज काम करे बेस्ट। तो क्या मैं वैसा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। तो मेरे ये ड्रीम है, अल्लाह करे पूरा हो, कि मैं यंग जनरेशन के लिए थिएटर बनाऊं। लेकिन अब एक्सपीरियंस मीट्स यूथ, तो चीजें तो बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती हैं। यूथ को आप सामने, यूथ ही अगला पाकिस्तान है, ऐसे ही है, ये बात है ना। तो यूथ को प्यार करें, उनके खिलाफ ना बोलें, उनको मोहब्बत सिखाएं, उनको मैनरिज्म आपको अगर नहीं आते तो आप यूथ से सीख लें, क्या जाता है इसमें। तो मैं तो ऐसी हूँ। नहीं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोच की भी, कि आप एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आना चाह रही हैं। एंड आई रियली विश कि दोबारा से थिएटर हमारे वैसे हो जाए कि फैमिलीज के साथ जाया जा सके, जैसे पहले जाया एक और जाता गाना था। आपको सुनाती हूँ प्लीज। मुझे सब आर्टिस्ट कहते हैं कि शीबा तुम्हारा गाना तुम्हारी यंग बच्चियों पे सूट करती है, तुम म्यूजिकल शोज किया करो, देखना कितनी अप्रिशिएट होगी। क्या बात है। तो मैं आपके कोर्स सुनाती हूँ। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, प्यार मेरी जिंदगी है होर मेरे कोल की है, दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गईया लगियां निभा गईया, मर जाऊंगी तेरे बिना, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है गेम एक्सप्रेशन, इट्स लवली एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब एकदम से स्पॉन्टेनियस जो है वो आपको मैं ये सोच के आई थी कि प्यारे प्यारे यंग जनरेशन मेरे सामने है, वो बोर ना हो, वो ऐसे ना बैठूं मैं कि हमने ये किया था एकदम। नहीं, हम आपकी गुफ्तगू में बहुत एंजॉय कर रहे हैं बातचीत। मतलब अब एक और मैं आपको बताने लगी हूँ बात। कैन यू बिलीव कि मेरे सीने में पेसमेकर फिट है जी, और आपको लग रहा है नहीं, मैंने आपको शो किया? नो, आज से 3 साल पहले, अभी 11 अप्रैल को 3री सालगिरह मेरे नए दिल की,
5 अप्रैल को हार्ट अटैक हुआ पंजाब कार्डियोलॉजी में, मैं अकेली गई। अच्छा। तो फिर वज़ीर आला पंजाब थे उस वक़्त मोहसिन नकवी, उनकी हदायत पे फ़ौरन VIP प्रोटोकॉल और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ये महंगी बैटरी लगी। ये डिवाइस है, पेस में हार्ट को कंट्रोल करती है। तो अभी 11 अप्रैल को मेरे इस हार्ट की तीसरी सालगिरह है, तीसरी सालगिरह और तीसरी सालगिरह पे आप पूरा सेलिब्रेशन करेंगी। जी बिल्कुल, क्या बात तो है। देखिए जिंदगी जब तक है इसको खुशी से जिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हाँ, सबसे महंगाई बड़ी का बात। रोना मत रोएं। महंगाई जितनी बढ़ेगी आप पहले से रेडी रहें, उससे पहले आप हार्ट अटैक ना कराएं, लोगों के साथ झगड़ा ना करें। जो होना है वो तो होना है। तो अभी मैं ही सबको पैगाम देना चाहती हूँ, जब तक आपकी ज़िंदगी है अपने आप को ना मस्त रखें, खुश रहें, हर हाल में रब से जुड़े रहें। देखें कितने काम होते हैं। बेशक ऐसी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट कोई मैसेज जब देना चाहती हूँ? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। ये तो एक मुकम्मल लाइन है ना। बिल्कुल। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है और इसमें हर हाल में खुशी से जिएं। माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों से इंतहाई मोहब्बत से पेश आएँ, उनको देखें कि उनका स्किल, उनका रुझान किस तरफ है। ठीक है, फिर मैं जितने भी पाकिस्तानी हैं, खुदा के लिए एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को इल्ज़ामात या लड़ाई मत करें। आप सब अपने ही हैं, चारों सूबों के लोग हम अपने हैं। तो हमें फ़नकारों को कभी सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, हम फ़नकारों को कभी किसी मजहबी बात में नहीं जाना चाहिए। सबका भला, सबकी खैर, एक लफ्ज़ सिखा दूँ, खैर होए। खैर होए जी, क्या बात है। और शायरी एंड पे जो आपकी भी है हम उस पे जाएंगे। अब जी तो जी बिल्कुल। निकाल ले आराम से। हाँ जी, मैं निकालती हूँ और तब तक कोई आप बात कीजिए, तब तक जब से निकले। नहीं आप प्लीज। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है शोएब, हमेशा जब इस तरह के पॉजिटिव लोग आते हैं और एनर्जेटिक, यूथफुल क्रिएट करना शुरू करते हैं और सोल्यूशन की बात करते हैं, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात हो रही होती है। प्रॉब्लम नहीं जी, प्रॉब्लम आपने सिर्फ नाम ही ले लेना तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। जीने का यही अंदाज रखो, ये बड़ी अच्छी लाइन किसी के, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। क्या ये किसी की लाइन थी। अच्छा, मैं अब आपको सुनाती हूँ। ये लाइन किसने मारी थी आपको? मैं अभी आपको एक और चीज सुनाती हूँ। आपका नेट जरा स्लो है, जरा नीचे जाए, आइंदा से अभी अच्छी देखिए। ओके, हाँ, मैं आपको पंजाबी सुना देती हूँ। चले ठीक है। हमारी DJ प्लाग थी, बहुत मशहूर डॉक्टर सुगना सदर साहबा, वो मुझे लेके गई वारिस शाह के मज़ार पर। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मुशायरा था। अच्छा, पंजाबी उस वक्त तक मैंने नहीं लिखी थी। ठीक है। तो पता नहीं वारिस शाह साहब ने मेरे कान में कुछ कहा, मैंने किसी के व्हाट्सएप पे लिखनी शुरू कर दी। सुनिए, आज की बात की है, हीर रांझा बरसों पुरानी बात। बिल्कुल। मैंने कहा मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई। मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई, प्यार दी वंजदी सारे वजांदे, इश्क करे ना कोई। अज आखां वारिस शाह नू मैनू रांझा मिला दे ऐसा, अज आखां वारिस शाह नू मैनू रांझा मिला दे ऐसा, जरा तेरे वर्गा होवे ना वैर कमावे कोई। मैं मस्कीन नमाणी चली तेरे दर ते आई, खाली हाथ मैं नहीं जाना, दे दे इश्क दी खैर कोई। मैं अज दी हाँ, अज करंट मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई। वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। ठीक है, तो जनाब ये शायरी जो है ना, ये एक अता है। आजकल के थॉट्स पे बात की जाए, मेरा ख्याल है तो बेहतर रहेगी। और फिर यंग जनरेशन के लिए भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें मायूसी कहीं नज़र आपको नहीं आएगी। कि मैंने हमेशा कि ताली मैंने कभी उस इंसान के लिए नहीं बजाई जिसमें करंट बात नहीं है। तो आप जितना क्रिएशन पे जाएंगे ना, रोज़ मसरूफ़ रहेंगे, बस खुश रहेंगे आप। और उतना ही अच्छा भी रहेगा। हाँ, प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, पॉजिटिविटी भी रहेगी। यकीन करें 2, 3, 4 साल के बच्चे मोबाइल ऑपरेट कर लेते तो कहाँ चलेगी बात। तो इसी तरह जो हमारे सीनियर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, यंग जनरेशन के स्किल को, उनको अप्रिशिएट करके उनको ग्रूम करना चाहिए। हाँ, बजाय ऐसे कि हम सिर्फ अपने दौर की बात करें। लेट्स वर्क टुगेदर एंड कोलैबोरेट फॉर अ पॉजिटिव पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। कितनी खुश हूँ, क्या प्यारे प्यारे अंकल, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। हमारी भी एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स ओवरऑल, जो कि पूरा दिन आप कैरी करेंगे अपने साथ। थैंक यू। सुबह सुबह जब ऐसे मुलाकात होती है तो हमारा भी दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ लेंगे इजाजत। इसी तरह से पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहिए। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। हर वक्त बर वक्त